बलूचिस्तान में एक और सानहा, कोयटा के करीब सुरेंज में कोयले की कान में धमाका, 34 कान का अंजाम बहक हो गए। 8 मजदूरों को जिंदा निकाल लिया गया। 2 की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी है। 30 लाशें वर्सा के हवाले कर दी गई हैं। अक्सरियत का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला शांगला से था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर इज़हार अफसोस, जिंदगियां महफूज बनाने के लिए हिफाजती इक़दामात की हिदायत। सूबाई हुकूमत ने जांबा कानकनों के लवाहिकीन के लिए 5-5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया। इस्लामाबाद में तूफानी बरसात, नशेबी इलाके डूब गए। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं। राजा बाजार की पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट भी पानी पानी। मिसरियाल रोड पर फ्रेंड्स कॉलोनी में बच्चा नाले में डूब गया, जिसका ताहाल सुराग नहीं लगाया जा सका। यासिर हकीम रिपोर्ट करेंगे। शहरों में मॉनसून का दबंग स्पेल जल थल एक हो गया। रावलपिंडी में कई नशेबी इलाके तालाब बन गए। फ्रेंड्स कॉलोनी मिसरियाल रोड पर बच्चा घर के करीब खेलते हुए नाले में डूब गया। अंधेरा होने तक तलाश नहीं किया जा सका। मूसलाधार बारिश से शहर के कई नशेबी इलाके जेरे आब, सड़कें गलियां तालाब बन गईं। राजा बाजार में पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट पानी में डूब गई। वासा वालों को कोई यहाँ पे काम नहीं हो रहा, वो यहाँ पे किसी तरह की भी वो नहीं कर रहे, पानी की निकासी के लिए कुछ भी अमल नहीं कर रहे। वासा वालों को चाहिए कि आए, इस चीज़ों पे तवज्जो दें। इस्लामाबाद में भी बाराकाऊ, बनीगाला, कोरंग टाउन, लेतराड़ रोड, पार्क रोड, त्रामड़ी और गोरी टाउन में अहम शाहराएं पानी पानी हो गईं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 40 से 102 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। नाला लई में कटारियां और ग्वालमंडी के मकामात पर पानी की सतह 9 फीट तक बुलंद हुई। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर कमरुल मुनव्वर के साथ यासिर हकीम, समा, रावलपिंडी। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा अली के कत्ल केस की तफ्तीश में पेशरफ्त, पुलिस ने मकतूल का मोबाइल फोन बरामद कर लिया। शाहनवाज कादरी रिपोर्ट करेंगे। मीर रजा अली कत्ल केस तफ्तीश में सनसनीखेज इंकशाफात। पुलिस जराये के मुताबिक मकतूल का मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया। तफ्तीशी जराये के मुताबिक 28 जुलाई की रात तकरीबन 4 बजे मीर रजा गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 में कायम किचन के लिए घर से निकला। ऑनलाइन टैक्सी बुक की, जिसने इसे लाश मिलने की जगह से तकरीबन 300 मीटर पहले उतारा। जराये का कहना है कि टैक्सी से उतरने के बाद मीर रजा पैदल आगे बढ़ा, जहाँ एक दूसरी गाड़ी ने इसे पिक किया। गाड़ी में एक शख्स पहले से मौजूद था, ताहम कुछ देर बाद वही गाड़ी दोबारा इसी मकाम से गुजरी, मगर इसमें मीर रजा मौजूद नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल को सीने में करीब से 1 गोली मारी गई। रिपोर्ट में जिस्म या कपड़ों पर जलाने के शवाहिद नहीं मिले, जबकि चेहरा धूप और झाड़ियों में मौजूद कीड़ों के बायस खराब हुआ। तफ्तीश हुकाम के मुताबिक ऑनलाइन टैक्सी की राइड हिस्ट्री, रूट और मोबाइल फोन से हासिल होने वाला डेटा तहकीकात में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पुलिस को उम्मीद है कि इन शवाहिद की मदद से मुल्ज़िमान तक जल्द पहुँचा जा सके। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची। इलाकों में ज़लज़ले के झटके, शाह लतीफ़ टाउन और इतराफ में झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 2.9 रिकॉर्ड की गई है। तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। शाह लतीफ़ टाउन, इतराफ में झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले की शिद्दत 2.9 रिकॉर्ड की गई है। अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं शहर कायद कराची से, जहां पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। बिल्कुल, आपको अपडेट करें, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। शाह लतीफ़ टाउन और अतराफ में ये झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले की शिद्दत जो है वो 2.9 रिकॉर्ड की गई है। गहराई कितनी है और इसका मरकज़ क्या है, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अभी तलात ये है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अच्छी हुक्मरानी के लिए इंतजामी रीसेट जरूरी है, तो फिर उसे होने दें। आबादी 4 गुना बढ़ चुकी है, मगर सूबे वही 4 हैं। कुछ तो सोचना पड़ेगा। नए सूबों या इंतजामी यूनिट से मुतालिक फैसला हमने नहीं, आवाम ने करना है। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिस्टम की तबाही से मुतालिक मोहसिन नकवी का बयान जाती राय करार दे दिया। कहा मुल्क की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस बहुत जरूरी है। अच्छी हुक्मरानी अवाम की ख्वाहिश है, उसके बगैर मामलात हल नहीं हो सकते। बेहतरी कैसे करनी है, इसका फैसला सियासी जमातें और सियासतदान करेंगे। वज़ीर दाखिला साहब की स्टेटमेंट है, बिल्कुल उनका ये पर्सनल ओपिनियन है एंड वी डोंट कमेंट ऑन दिस थिंग्स। हाउएवर, यस, गुड गवर्नेंस इज क्विंटेसेंशियल फॉर पाकिस्तान। नाउ हाउ टू गेट दैट गुड गवर्नेंस?
That is for the politicians and the political parties to decide. If you ask us, yes, there has to be serious discussion because ये सारे मसले हल नहीं हो रहे हैं. तो that means कि good governance के लिए कुछ करना पड़ेगा. अगर good governance का मतलब ये है कि 1972 में कुछ 6.5 या 7 करोड़ मैक्सिमम आबादी थी पाकिस्तान की, 4 सूबे थे. आज हम 25 के ऊपर हैं. अगर अब आपकी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, we have to see is it serving good governance? But the answer lies, it has to be done as per the will of the people of Pakistan. The will of the people of Pakistan is supreme, and we are sure we also, as part of the people of Pakistan, all desire good governance. And if that good governance requires an administrative reset, then let that be happen. If that good governance requires it changes, then let that be happen. But it has to be done through the constitutional method, through the legal method, and through the political representatives, but surely as per the will of the people of Pakistan. दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी, अमन दुश्मन हथियार डाले वरना हम उन्हें खत्म कर देंगे. तर्जुमान पाक फौज का 2 टोक पैगाम. वाज़े किया कि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला सरदार और एलीट क्लास है जो दहशत गर्दी करवाते हैं. वो कहते हैं कि हमसे बात करो वरना हालात ख़राब कर देंगे, मगर इन सरदारों से अब कोई बात नहीं होगी. बात होगी तो बलूचिस्तान के अवाम से. ये भी कहा कि अफगान तालिबान रजीम दहशत गर्दों की पुश्तपनाही कर रही है. अफगानिस्तान और भारत का DNA एक ही है. And the sponsors have come to understand अब इनसे कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है. State is telling them very clearly कि या आप रियासत की विल के आगे सबमिट करें, otherwise we are here and we are fighting. पूछ के एक परसेप्शन फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे बलूचिस्तान के अंदर हालात जो से हैं वो बहुत खराब हो चुके हैं. मसला क्या है? हार्ड स्टेट क्वेश्चन मार्क. Are we a hard state? Unfortunately not. A hard state means एक वो रियासत जिसमें तमाम मामलात आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक. क्या हम अपने हकूक की बात करने से पहले अपने फराइज से आगाह हैं? लॉयल टू द स्टेट. क्योंकि रियासत है तो सियासत है, तो जान है तो नाम है. द एलीट्स, द सरदार्स, दे आर द प्राइम मूवर्स ऑफ दिस टेररिज्म, डिजायर फॉर अपीसमेंट. इसी से जुड़ा हुआ है. हम दहशतगर्दी करवाएंगे, हम दहशतगर्दी के बारे में बात करेंगे, हम ये कहेंगे कि बलूचिस्तान तो हाथ से निकल रहा है, क्या हो रहा है, आए हमसे बात करें. We don't want to talk to you. We'll talk with the actual stakeholder, which are the people of Balochistan. They get physically involved through these terrorists, those Fitna Hindustan and Fitna al-Khawarij, and they find ready partners in this elitist and Sardar. It's not Afghanistan, it is the Afghan Taliban regime controlled area. Because their business is terrorism, and through terrorism sustenance of its economy, sustenance of their state. अगर आप उनकी डिप्लोमेसी भी देखें वो भी terrorism के around है. What is anything common between India and Afghanistan? The only thing common amongst them is terrorism. उनकी डिप्लोमेसी भी उसी पे कायम है. What is common between Fitna al-Hindustan and Fitna al-Khawarij? Nothing. उधर अफगानिस्तान वो दोनों बैठ के अभी कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन भी कर रहे हैं. कश्मीर पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा है. कश्मीर पाकिस्तान की शहरत था, है और रहेगा. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का 2 टोक पैगाम. कहा, आज़ाद कश्मीर में हुकूक के नाम पर चलाई गई तहरीक के मकासद कुछ और थे. 12 सीटों के मामले पर इनका एजेंडा वाज़े हो चुका. ये डंडे के जोर पर महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म करना चाहते हैं. कहा गया, मकबूजा कश्मीर से आने वाले महाजरीन को नुमाइंदगी नहीं देनी चाहिए. कश्मीरियों का पाकिस्तान के साथ रहने का फैसला पक्का है. 2019 और 2025 में भारत की तबीयत अच्छी तरह साफ की. अजली दुश्मन ने अब भी कुछ करना है तो कर ले. पाकिस्तान अल्लाह का मौज़ा है और ये अल्लाह ये मौज़ा दिखाता रहता है. कभी मार के हक में दिखा दिया, वो खादमुल हरमैन व शरीफैन है तो हम मुहाफ़िज़ीन हरमैन व शरीफैन. ये अल्लाह की तरफ से है. तो कश्मीरियों का फैसला पक्का है. इंडिया ने कुछ तो करना है. चांकिया कुतैला की औलादें जिनके DNA भी जो सा पता नहीं कहाँ मिलते हैं, जिनका पता नहीं मदर किसकी है और फादर किसकी है, तो दे हैव बीन ट्राइंग मल्टीपल थिंग्स. उनका अच्छा ये काम करते हैं, पाकिस्तान को छोटा करके दिखाते हैं. तो 2019 में भी तबीयत साफ हुई थी, 2025 है इसमें तो अगली पिछली तबीयतें साफ हो गई. उनका कि इनके अंदर आग लगा. लेकिन इस बार वारदात जो सी है थोड़ी सी बारीक है. उसके पीछे रखा एक हकूक का लबादा. पाकिस्तान का सबसे लाडला जो बच्चा है ना वो कश्मीर. अगर हकूक की बात की जाए तो हकूक के ऊपर उन्होंने गेम चलाई और एक्सपोज हुए. बिकॉज देन दे स्टार्टेड कमिंग टू देयर एक्चुअल एजेंडा कि जी वो जो वहाँ से कश्मीरी आए हैं उनकी नुमाइंदगी नहीं होनी चाहिए. इसलिए नहीं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की असेंबली ने कहा है, इसलिए कि हमने कहा है आइन कानून साइड पे डंडे के जोर पे करेंगे. तो मोनोपोली ऑफ वायलेंस तो सिर्फ स्टेट के पास होती है मेरे भाई. ये कहें कि ये काबज फौज को यहाँ से निकाल दे. कौन है काबज वहाँ पे फौज? क्या है पाकिस्तान की फौज? 1 लाख से ज्यादा तो कश्मीरी हैं इस फौज के साथ जुड़े हुए. तुम कौन हो जो कि कहते हो ये काबज फौज है? फौज
فورس کا تو تعلق ہی نہیں اس معاملے سے. دس از دی آزاد جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ بیکڈ بائی دیئر بریو اینڈ ویری بریو اینڈ ویلینٹ AJK پولیس. وہ سب انسپیکٹر نعیم اسی علاقے کا تھا, راولا کوٹ کا تھا. زندہ اس کی آنتڑیں نکالی ہیں انہوں نے انہی کے لیڈروں کے آواز پہ, انہی کی آرڈروں پہ. دے وانٹڈ کوersion, وائلنس, کہ الیکشن نہ ہو. الیکٹورل پروسیس ہے وہ چل رہا ہے. نو بڈی کین بی گیون فری پاس آن دی بیسس آف کوersion اینڈ وائلنس. جس نے جو ظلم کیا ہے اس کا جواب دینا پڑے گا ایز پر دی آئین, ایز پر دی کانسٹیٹیوشن. پاک فوج کے شہداء ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں. ان کے حوالے سے کی گئی بات ناقابل فہم ہے. یہ وہ بیانیہ ہے جس سے بھارت کو خوشی ہوئی. ترجمان پاک فوج کا مولانا فضل الرحمان کے بیان پر رد عمل. کہا ہم نے اپنی وردی پہن کر اپنا آج آپ کے کل کے لیے قربان کرنے کی نیت کی ہے. سیاستدانوں سے گزارش ہے کہ عوام کو شعور دیں. قوم کو مزید کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں. جو بات چیت ہے نا شہیدوں کے بارے میں جو کی گئی, جو انہوں نے کی, آئی تھنک کہ وہ ڈیپلوریبل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شہادت ہے نا اور شہید, وہ پاکستان کی افواج کی ریڑھ کی ہڈی. فلسفہ شہادت کے پیچھے آپ کی افواج, آپ کی آرمی, ایئر فورس, نیوی کھڑی ہے. تو ان کی شہادت کے بارے میں آپ یہ بات کریں اور آپ وہ بات کریں جو کہ ہندوستان کے جس بیانیے کو چلانا چاہ رہا ہے. اٹس اے لٹل ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وی ان دی آرمڈ فورسز وی گیو the most precious thing that we have, that is our right of life, for the right of life of the whole nation. Who wear this uniform have already committed ourselves کہ ہم نے اپنی زندگی, اپنا right of life آپ کے right of life کے لیے دی. میں ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے تمام قابل عزت سیاستدانوں سے اور رہنماؤں سے, ہمیں چیز چاہیے, ان کو چاہیے کہ وہ اپنی قوم کو مزید شعور دیں. ہمیں ان کو مزید کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں. وفاقی وزیر مواصلات اور صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی ایک بار پھر انتظامی اصلاحات کی تجویز. چاروں صوبوں کو نارتھ, سینٹرل اور ساؤتھ کے نام سے 3 انتظامی یونٹس میں تقسیم کرنے پر زور. ایکس پیغام میں لکھا, وزیر داخلہ محسن نقوی کی انتظامی اصلاحات سے متعلق باتیں غور طلب اور وقت کی ضرورت ہے. نئے صوبے بن جائیں تو آخر کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ اگر کسی کی بادشاہت میں کمی آتی ہے تو وہ الگ بات ہے. صدر IPP نے گزشتہ سال موجودہ ناموں کے ساتھ نئے صوبوں کے قیام کی تجویز دی تھی. وفاقی وزیر مواصلات اور صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کا ایکس پر پیغام. انتظامی اصلاحات سے متعلق وزیر داخلہ کی تجاویز کی حمایت کرتے ہوئے کہا, محسن نقوی کی باتیں وقت کی ضرورت ہیں. صدر استحکام پاکستان پارٹی 2025 سے چاروں صوبوں کو انہی ناموں کے ساتھ 3 انتظامی یونٹس میں تقسیم کرنے کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں. انتظامی امور کو بہتر کرنے کے لیے نئے صوبے بنائے جائیں تاکہ لوگوں کے مسائل کا حل ان کے قریب ممکن ہو. اگر سندھ کا نام تبدیل نہیں کرنا چاہتے مت کریں یار سندھ کا نام تبدیل. آپ پنجاب کا نام مت کریں تبدیل. ہم نہیں چاہتے پنجاب کا نام, ہم نہیں چاہتے سندھ کا نام تبدیل ہو, ہم نہیں چاہتے بلوچستان کا نام تبدیل ہو. لیکن جنوبی پنجاب میں کیا حرج ہے, جنوبی سندھ میں کیا حرج ہے, شمالی بلوچستان میں, جنوبی بلوچستان میں کیا حرج ہے؟ عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ نئے صوبوں کے قیام سے عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوں گے. اس سے آخر کسی کو کیا تکلیف ہے؟ کس کو تکلیف ہے؟ اس میں صرف ان لوگوں کو تکلیف ہے جو شاید سمجھتے ہیں کہ ایک صوبہ رہے گا تو ہماری اجارہ داری رہے گی. بھائی اپنی کرسی کی فکر نہ کرو, 80 سال ہونے لگے اس ملک میں, خدا کے لیے رحم کرو. صدر IPP نے کہا کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے نئے صوبوں کے قیام کی بات سیاسی نعروں تک محدود رہی. اب وقت ہے کہ تمام سیاسی بصیرت کو ایک پیج پر لا کر اس ویژن کو حقیقت بنایا جائے. ساری جماعتوں کی خدمت میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اپنے دل کو بڑا کریں اور اپنے صوبوں کے عوام کے لیے, اپنے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے نئے صوبے بنائیں. عبدالعلیم خان نے کہا کہ نئے صوبے ملک کو تقسیم نہیں بلکہ قومی یکجہتی کو مضبوط کریں گے. اس سے معیشت مستحکم اور تمام علاقوں میں متوازن ترقی ممکن ہوگی. اگر اس سے کسی کی بادشاہت میں کمی آتی ہے تو وہ الگ بات ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے جس میں بادشاہت کی کوئی گنجائش نہیں. PTI رہنما شوکت یوسفزئی نے نئے صوبوں کی تجویز کی حمایت کر دی. پروگرام میرے سوال میں گفتگو کرتے ہوئے کہا, نئے صوبے بنانے سے پہلے فیئر الیکشن کروائے جائیں اور اگر اس پر بھی اتفاق نہ ہو تو ریفرینڈم کروا لیں. باریاں لینے کے باوجود یہ لوگ ملک سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکے اور آج ایک وزیر کو کہنا پڑ رہا ہے کہ ملک سسٹم کولیپس کر گیا ہے. میں تو بالکل حق میں ہوں. جب آپ چھوٹے یونٹ آپ دیکھیں ترکی میں کتنے یونٹ بنے ہیں, کتنے صوبے ہیں وہاں پہ. انڈیا نے اپنے صوبے بڑھائے ہیں, بہت سارے اور بھی کئی ممالک ہوں گے. صوبے بننے چاہیے لیکن یہ کہ اس سے پہلے فیئر فری الیکشن ہونے چاہیے تاکہ عوام کے حقیقی نمائندے پارلیمنٹ کے اندر آئے
और वो डिसाइड करे कि कितने सूबे होने चाहिए। अगर इस पे भी कंसेंसस नहीं हो सकता तो जाए रेफरेंडम कराए। जितने छोटे यूनिट होंगे अफसर साहब उतने ही ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस होगी। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने भी मोहसिन नकवी के नए सूबों से मुतालिक बयान की तायीद कर दी। कहते हैं नए यूनिट बनने से कराची का मसला भी हल हो जाएगा। एक वफाक और 4 सूबों वाला निज़ाम नहीं चल रहा। पाकिस्तान में इस निज़ाम में एक वफाक और 4 बड़े बड़े सूबे जो कि 180 मुल्कों से बड़े बड़े सूबे हैं, वो ये निज़ाम जो है वो डिवॉल्व नहीं हो सका, डिलीवर नहीं कर पा रहा। लोगों की डोर स्टेप तक हम इख्तियारात और वसाइल इस मैकेनिज़्म पे नहीं लेकर जा पा रहे। तो दुनिया में मिसालें मौजूद हैं कि जब आबादी बढ़ती है, मुल्क बढ़ता है, तो आप उसको डिवॉल्व करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाते हैं। तो पाकिस्तान में हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने की तायीद करते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने जो इस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हवाले से जो बात की है, हम तो पहले से ये वाली बात कर रहे हैं और इसको मिलजुल कर अब मुल्क के तमाम सारी पार्टियों को मिलकर बैठ कर इसका कोई अगर कानून में कोई सकम है तो उस कानून को चेंज करके जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने चाहिए। और नए सूबों से मुतालिक मोहसिन नकवी के बयान ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। पीपल्स पार्टी ने नए इंतजामी यूनिट्स का मामला पार्टी की मजलिस आमला में उठाने का फैसला कर लिया। इजलास आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद बुलाए जाने का इम्कान है। अरकान से नए सूबों के मामले पर तफसीली आरा ली जाएंगी। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी अवामी राय, आईनी तकाज़ों और सियासी इत्तफाक़ राय से अपना मौक़िफ़ तय करेगी।